नमस्कार सभी को। आज मैं दिशा बुक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो लोग भी आरएएस, सब इंस्पेक्टर, रीड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, वीडियो पटवारी, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और हम डेली एक टॉपिक लेंगे, आप उस टॉपिक को रेडी कीजिए और फिर हम उसके क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे वीडियो का। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। ये टॉपिक्स रहेंगे हमारे राजस्थान इतिहास के, फिर राजस्थान की कला के ये टॉपिक्स रहेंगे, दुर्ग, मस्जिद, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ। फिर राजस्थान की संस्कृति की ये लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, संत संप्रदाय, देवियाँ देवता, पशु मेले, ये सारे वेशभूषा, आभूषण, ये सारे टॉपिक रहेंगे। फिर भाषा, बोली और साहित्य के ये टॉपिक्स रहेंगे, राजस्थानी भाषाएं, बोलियां और साहित्य का विकास। और इसके बाद अंत में है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्थल। जहाँ व्याख्या की जरूरत होगी मैं अच्छे से व्याख्या कर दूंगी, आप इसको देखते जाइए, सुनते जाइए और याद करते जाइए साथ के साथ, है ना। आप लोग टॉपिक तैयार कीजिए और फिर क्वेश्चंस लगाइए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले हमारे राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किसने शुरू किया? उसका सही आंसर आ जाएगा ACL कार्लाइल ने। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कब की? 1861 में। राजस्थान में जो ये कार्य है किसने शुरू किया? 1871 में ACL कार्लाइल ने किया। उन्होंने दौसा से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी। कौन से क्षेत्र से? दौसा से। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में देखो इतने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ये आरएएस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑरेल स्टाइन। सरस्वती और दुष्यंती नदी घाटियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही। किनकी? आर्यों की। ऑरेल स्टाइन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही, घग्गर जो है उन्होंने उसको क्या मान लिया? सरस्वती नदी मान लिया। सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे वे। औलधन के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में द ज्योग्राफिकल जर्नल में शीर्षक दी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। ऑरेल स्टाइन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप में लोकप्रियता मिली। ठीक है, तो घग्गर जो नदी है उसी को क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं, द्रष्टवती कहते हैं और इसको मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऐसे तो ये क्वेश्चन सबको आता ही है ना। तो कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है, जिसको वर्तमान में सरस्वती नदी भी कहते हैं। और यह जो सरस्वती नदी है ये वैदिक कालीन नदी है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा में सरस्वती व दुष्यंती नदियों की घाटियों में हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो ये अभी बता ही चुकी मैं, कालीबंगा। नेक्स्ट, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? किसका? सिंधु सरस्वती सभ्यता का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, कालीबंगा। नेक्स्ट, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ।
शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं इसका, तो क्या होता है? काली चूड़ियां। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम जो है कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इस सभ्यता को सबसे पहले जो है प्रकाश में कौन लाया? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, खोज किसने की इसकी? तो अमलानंद घोष ने की। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, देखो वनपाल में आया है ना, फिर ईओ में आया है, सेकेंड ग्रेड में आया है, थर्ड ग्रेड में आया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मान लो ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है, तो इसके दक्षिण पश्चिम में जो है ये कालीबंगा स्थित है। ये कालीबंगा हो गया, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस जो जगह पे स्थित है या कौन सी दिशा में है, तो ये दक्षिण पश्चिम में है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेस्सिटोरी ने की थी। ठीक है, ये टेस्सिटोरी कहाँ के थे? इटली के थे। 1951-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक खोज जो किसने की, तो वो टेस्सिटोरी का नाम आ जाएगा। लेकिन सिर्फ नॉर्मल पूछ रहे हैं कि खोज किसने की, तो हमें अमलानंद घोष बताना है। तथा इसका उत्खनन जो है वो 1961 से 69 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने करवाया। तो इस एक क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। पहला तो ये कि कहाँ पे स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। दूसरा, ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है उससे दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा, इसकी खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, तो टेस्सिटोरी ने की थी। फिर इसके बाद अगर नॉर्मली पूछ रहे हैं तो अमलानंद घोष बताना है, 1952 में इन्होंने खोज की। फिर इसका उत्खनन जो है वो 1961 से 69 तक चला, और किस किस के नेतृत्व में चला, तो बीबी लाल, है ना, फिर बीके थापर, फिर इसके बाद नेक्स्ट एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है ना, संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो अभी हम देख ही चुके कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरसी अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। अब कौन से सहयोगी, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हम देख चुके हैं इसको भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए त्रिपाठी। नेक्स्ट, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1952 में जो है इन्होंने पुनः खोज की थी। इससे पहले जो है टेस्सिटोरी खोज कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया, है ना, कितने स्तरों में किया गया पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 स्तर, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। पहले 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर हड़प्पा की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसको इजी वे में बता देती हूँ आपको। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 5 स्तर में हुआ। पहले 2 स्तर जो है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के, यानी कि प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं, है ना। तो पहले जो 2 है वो दोनों तो कौन से हैं, प्राक हड़प्पा कालीन है। और फिर 3, 4 और 5 ये तीनों जो है ये कौन से हैं, ये हड़प्पा कालीन है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा,
कौन सा उपनाम दिया इसको तृतीय राजधानी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। नेक्स्ट, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? किसके हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। देख लेते हैं, चलिए। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने, सड़कें, बस्ती, गोल अंडाकार कुएं, है ना, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, गोल अंडाकार कुएं, मकान व धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं। ठीक है, ये मान लो ये एक टीला है, तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं, ये याद रखना है आपको, दक्षिण पूर्वी भाग। हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई है। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी की व ईंटों की नालियां बनी हुई थी। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है याद रखने लायक, कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगर दिशा पूछ लेते हैं तो दक्षिण पूर्वी भाग से मिले हैं। फिर यहाँ 7 अग्निवेदियां मिली हैं और लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली है। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? तो अभी देखा हमने दक्षिण पूर्व में मिला है ये। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? क्या मिली थी? अग्नि वेदिकाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अभी देखा हमने 7 अग्नि वेदिकाएं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं अभी हमने देखा था कालीबंगा से मिले हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है और इसके हमने पहला और दूसरा जो है स्तर वो इसी से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो ये 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, लोहे के उपकरण। ठीक है, यह सभ्यता जो है यहाँ से लोहे के कोई उपकरण नहीं मिले हैं क्योंकि लौह कालीन नहीं थी। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? है ना, ये आप ध्यान रखना क्वेश्चन में, कौन सा संबंधित है संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखते हुए चलना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शैल चित्र। शैल चित्र जो है वहां से नहीं मिले हैं। ठीक है, शैल चित्र मतलब क्या है? कोई चट्टान या कुछ है पहाड़ वगैरह, तो उस पे जो चित्र बनाए जाते हैं उसको शैल चित्र कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन पूछ रहे हैं, सही नहीं है वो बताना है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ये सही बात है एकदम। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेस्टिटोरी ने की थी, ये भी सही है। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ये जो है गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर जो है ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विकसित हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, हड़प्पा कालीन अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है? इसका सही आंसर है मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वो सिर्फ कालीबंगा में हुआ है। मकानों की नालियां, शौचालय, भट्टियां एवं कुछ संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए गए किवाड़ व मुद्रा पर
व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन जो है वो कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम एक बार। हरियाणा में राखीगढ़ी और गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा जो है वो देश का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है ना। तो भारत का सबसे बड़ा देखें तो ऐसे देखें तो राखीगढ़ी हो जाएगा, फिर धौलावीरा और तीसरे नंबर पे आता है अपना कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में दो टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है तथा बड़े और अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया। ये क्या कहना चाह रहा है कि कालीबंगा में दो टीले थे, ठीक है, एक और ये दूसरा। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले, ठीक है। पश्चिम वाला क्या था, एक मिनट में अच्छे से बता देती हूँ, ठीक है। ये पश्चिम वाला तो क्या है, ये छोटा है लेकिन ऊंचा है, और जो ये पूर्व वाला है ये बड़ा है लेकिन ये नीचा है ना। तो पश्चिम वाला तो कौन सा टीला था, ये दुर्ग टीला था, और पूर्व वाला क्या था, ये अपने नगर टीला था, ठीक है। और ये दोनों जो है परकोटे से परकोटा किया हुआ था इनके, ठीक है। और ये दुर्ग वाला जो था इसमें कौन बड़े जो लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, वो लोग रहते हैं, और नगर में जो है आम जनता रहती थी, ठीक है। तो ये दोहरे परकोटे वाला उदाहरण जो है ये कहाँ से मिलता है अपने को, कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो ये भी हमने देख लिया है, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जौ के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे, ठीक है। कौन कौन सी फसल का, एक तो गेहूं का और एक जौ का। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंघा, सोने व मूंगे व सीपों के आभूषण मिले हैं, है ना। तो अगर पूछते हैं कि कौन सी फसल का उपयोग करते थे, तो गेहूं और जौ, ठीक है। और चना, बाजरा और सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साक्ष्य कालीबंगा की पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं, नहीं पूछा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अभी मैंने बताया था गेहूं और बाजरे के फसल होती थी, और हाथी दांत का कंघा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था, तो ये कालीबंगा सही हो जाएगा। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है ना। तो क्या है कि कालीबंगा को जैसे मान लो कोई सा भी मृद भांड है, ठीक है, मान लो यही मान लेते, तो ये क्या है, ये पूरा लाल कलर का होता था, ठीक है। ये पूरा लाल कलर का होता था, ठीक है। इसमें जो है ये काले कलर की जो है कुछ डिजाइन बनी रहती थी, ऐसे मतलब कुछ भी पक्षी या कोई सी भी काले रंग की डिजाइन बनी रहती थी। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले। कालीबंगा से जो मिलते जुलते जो अवशेष है वो कहाँ मिले हैं पाकिस्तान में, तो ये थर्ड ऑप्शन कोट दीजी से मिले हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा यौगिक संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताम्रवती नगरी।
प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथवा आगड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो देखो, अगर आहड़ का प्राचीनतम नाम पूछते हैं तो आपको ताम्रवती नगरी बताना है। 10वीं 11वीं शताब्दी के टाइम का इसका नाम पूछ रहे हैं तो आघाटपुर या फिर आगड़ दुर्ग बताना है। और इसका जो अन्य नाम है धूलकोट भी है। ठीक है, इसको धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है इनको आप खुद से भी बुक से भी कर सकते हो, पर कुछ लोगों को क्या है बोरिंग लगता है बुक से करना या फिर किसी को समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको थोड़ा इजी तरीके से और याद कराने के तरीके से ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आप इसको पूरा देखो और कमेंट में मुझे बताना आप लोग कि नेक्स्ट टॉपिक पे लाना है कि नहीं लाना है वीडियो, वो भी मुझे बताना आप लोग। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डैश नाम से एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूलकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो इसको अभी हमने देखा था, थर्ड ऑप्शन आघाटपुर है ना। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको आघाटपुर कहते थे। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आहड़। आहड़, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ से जो है बहुत अधिक मात्रा में ताम्र उपकरण है ना, यानी कि तांबे के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। बर्तन और काले रंग के मृदभांड जो है मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तांबे के बहुत सारे उपकरणों की प्रचुरता के कारण जो है इसको ताम्र नगरी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बर्तन जो है उनको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। यहाँ के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। फिर से याद करा देती हूँ, जो कालीबंगा के जो बर्तन मिले थे वो लाल रंग के बर्तन थे। ठीक है, और उस पर जो है काले रंग की डिजाइन बनी हुई थी। ठीक है, ज्यामितीय डिजाइन। और यहाँ के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, या फिर इसको ए के व्यास भी लिखा हुआ आ सकता है शॉर्ट में, है ना, ए के व्यास। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की, है ना। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने की, तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं तो आरसी अग्रवाल हो जाएगा, पर मेन जो नाम है वो अक्षय कीर्ति व्यास याद रखना है। 1961-62 में हसमुख धीरज लाल सांकलिया, यानी कि एच.डी. सांकलिया, शॉर्ट में इनको एच.डी. सांकलिया बोलते हैं हम, के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड जो है इसका ताम्रयुगीन और द्वितीय कालखंड लौहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। देखो कितनी सारी जानकारी मिल गई इससे, है ना, तो इसलिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका सर्वप्रथम जो है खोज जो की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल ने की, और 1961-62 में जो है एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। ठीक है, और इसका जो कालक्रम है उसको 2 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला कालखंड जो है उसमें ताम्रयुगीन, ठीक है, ताम्रयुगीन है वो, और दूसरा जो है वो लौहयुगीन सभ्यता के द्योतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा आहड़ एसपी जैन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी हमने देखा कौन है उसके उत्खनन करता, है ना, एच.डी. सांकलिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एच डी सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? सेकेंड ऑप्शन बनास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ बेड़च नदी के किनारे, है ना, मेनली तो क्या है ये कि ये आयड़ या बेड़च नदी जो है उसके किनारे बसा हुआ है ये, है ना। लेकिन अब जब वो ऑप्शन ही नहीं है तो फिर उसका जो हमें देखना पड़ेगा उसके नजदीक में कौन है। तो ये जो आयड़ बेड़च जो है ये बनास में ही जाके मिल जाती है, तो इसलिए इसको बनास ऑप्शन जो है करेक्ट माना है ना। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है, इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग से, यानी कि यहाँ तांबे के उपकरण मिले हैं तो ताम्र पाषाण हो गया और इसको ताम्रवती नगरी ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? जिला पूछा है तो उदयपुर जिले से मिले हैं, ठीक है, उदयपुर जिले में है ये सभ्यता, थी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो ये आहड़ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? ठीक है, तो इसके काफी सारे स्थल हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल, क्योंकि ये तो कहाँ है, गुजरात में स्थित है ना, और ये तो सिंधु सभ्यता जो है उसका एक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है? तो ये आहड़ हो जाएगा जो कि उदयपुर जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगन लौह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, आहड़ वासियों का प्रमुख व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, है ना। सही पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे, है ना, तांबे की वस्तुएं वगैरह बनाते थे, ताम्र जो है वो उसका व्यवसाय था। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत जो है वो बांस और केलू से बनी हुई होती थी। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? आरबीएसई की जो क्लास 6 की जो बुक है वो इसका स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ये आरएस 2021 में आया है, देख लो दोस्तों। तो इसके बारे में हमें सही कथन देखना है, पढ़ते हैं कथन। चलो, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है ना। तो सही कथन बताना है हमको, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। और सेकंड ऑप्शन जो है, यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, है ना, नहीं क्या थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वही करेक्ट हो जाएगा, बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। आहड़ के आवासीय भवन ईंटों से निर्मित थे। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी कहा जाता था, है ना। तो क्या है, ईंटों से निर्मित थे।
यह अनाज रखने के बड़े भांड में मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं कोठे कहा जाता है ना। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मतलब ऐसे पात्र बर्तन मान लो, तो उनको क्या कहते थे, गोरे और कोठे कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तन को ब्लैक एंड रेड वेयर, काले व लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड, क्योंकि बाकी सब है ही। हमने देखा चावल से परिचित थे, तांबे की वस्तुएं तो यहाँ की मेन चीज थी, है ना। कृष्ण लोहित मृदभांड यानी कि काले लाल मृदभांड, ठीक है। और चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो यहाँ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं, है ना। लौह के पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का केंद्र था, अभी हमने देखा आहड़, है ना। कृष्ण या लोहित भी बोल सकता है इसको, ठीक है, लाल काले को, या फिर रेड एंड ब्लैक वेयर भी बोल सकता है ना। सारे नाम याद रखने आपको। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लाल काले मृदभांड। नेक्स्ट, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो देखो यहाँ पे स्टार बना दिया है। आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं, ज्वार और चावल का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से लेपिस लाजुली जो है वो एक प्रकार का पत्थर है जो कि ईरान से भी प्राप्त हुआ है, तो वो यहाँ पे मिला था। क्या मिला था? लेपिस लाजुली। कहाँ से मिला? तो ये आहड़ से मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मुंहों का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा आहड़। आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। या घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं ना, ये याद रखना आपको। तो 6 चूल्हे कहाँ मिले हैं? तो ये आहड़ से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चांदी से परिचित नहीं थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो ये कहाँ पे है? नीम का थाना सीकर में स्थित है ये गणेश्वर। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन यह स्थल नीम का थाना, ठीक है, सीकर में स्थित है, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है। कौन सी नदी? कांतली नदी। जिला पूछे तो सीकर जिला बताना है। इसका उत्खनन जो है वो 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया। तो किसने कराया? एक तो रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने, और एक विजय कुमार ने, ठीक है। ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ठीक है। जितने भी ताम्रयुगीन जो स्थल है उनमें जो है ये सबसे प्राचीनतम है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़ बताना है, ठीक है। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अगर पूछ रहा है आपको, तो आपको गणेश्वर बताना है, ठीक है। आहड़ से बहुत सारी तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई, ठीक है। और यहाँ से क्या है, ये प्राचीनतम स्थल है, ताम्र प्राचीनतम स्थल है, और यहाँ से शुद्ध तांबा जो है मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन गणेश्वर करेक्ट हो जाएगा।
प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन गणेश्वर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो अभी देखा ये कांटली नहीं है दोस्तों, ये कांतली है ना, कांतली, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। कांतली नदी पर स्थित है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? खोज पूछ रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रतन चंद्र अग्रवाल, शॉर्ट में इसको आरसी अग्रवाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ताम्र कांस्य युगीन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गणेश्वर। चलिए अब हम इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता में मकान जो है वो पत्थर के बनाए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां के मकान पत्थर से निर्मित होते थे, ठीक है। यहाँ ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। यह सभ्यता संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छैनिया, मछली पकड़ने के कांटे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं यहाँ से। दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन, उस तरह के फलक, अंगूठियां प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कपीशवर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला, हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। दूसरा, लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। ठीक है, तो इस देखो पूरा इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको, आप इसको पॉज करके भी एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गैरिक मृदभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा काले चमकीले मृदभांड नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी, तो बैराठ कहाँ की राजधानी थी? मत्स्य राज्य की। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजक की पहाड़ी, भीम जी के डूंगरी, महादेव जी के डूंगरी आदि स्थलों पर उत्खनन कार्य किया गया। प्रथम बार जो है वो किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, और पुनः जो है वो नील रतन बनर्जी और कैलाश दास दीक्षित ने किया गया। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई। बहुत सारे चीजें जो है इससे क्लियर हो गई है कि जो है ये किसकी राजधानी थी, तो ये मत्स्य राज्य की राजधानी थी। इसको विराटनगर कहते थे, ठीक है, बैराठ को। और यहाँ से बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यहाँ सभी से उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है। और पहली बार जो उत्खनन कार्य किया वो किसने किया? दयाराम साहनी ने किया, ठीक है। और इसके बाद जो उत्खनन कार्य किया वो नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया, ठीक है। और ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पल्लवित हुई? तो ये बाणगंगा नदी, ठीक है। नदियां सबकी याद रखनी है आपको। एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। कालीबंगा जो है वो किसके किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी, या फिर प्राचीन सरस्वती नदी भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आहड़ आता है, तो वो आयड़ या बेड़च नदी, या फिर बनास नदी भी बोल सकते हैं हम। फिर इसके बाद गणेश्वर, तो वो कांतली नदी, और फिर लास्ट में आता है बैराठ, तो ये अपने बाणगंगा नदी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराठ से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, रावजी की पहाड़ी। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो ये सेकंड ऑप्शन बैराठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंटों के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है ना। तो इतना बड़ा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा सा क्या है? बैराठ, है ना। बीजक की पहाड़ी आते ही आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है विराटनगर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित रही है? तो अभी हम देख चुके हैं, ये बैराट सभ्यता से संबंधित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के उत्खनन किया? तो ये कहाँ का किया था इन्होंने? बैराट का किया। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मौर्यकालीन सभ्यता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैराट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख और मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मौर्यकालीन और मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं? 36 मुद्राएं, जिनमें 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। ठीक है, 8 जो है वो तो कौन सी है? चांदी की पंचमार्क मुद्रा है और 28 जो है वो इंडो ग्रीक है ना, इंडो ग्रीक मुद्रा है। 28 में से भी जो 16 मुद्राएं है ना वो जो है राजा मिनेंडर की है। ठीक है, यूनानी राजा जो है मिनेंडर उसकी है। ठीक है, तो एक बार अपन फिर से क्या है याद कर लेते हैं। यहाँ से जो है 36 मुद्राएं मिली है, 8 जो है वो चांदी की पंचमार्क या आहत मुद्राएं हैं और 28 जो है वो इंडो ग्रीक है। उन 28 में से भी जो 16 है वो किसकी है? मिनेंडर की है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको, मैं 2-3 बार रिपीट कर दिया है। किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने देख लिया, ये बैराट करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्खनन से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो ये बैराट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथनों को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। दूसरा, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। चलिए, तो इसमें से हमको सही कथन बताना है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, कि बैराट जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, और ये जोधपुर का हिस्सा नहीं है, ये तो कहाँ का हिस्सा है? ये जयपुर और अलवर का हिस्सा है। मुख्यतः ये जयपुर में है ये। ठीक है, बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, भाब्रू या बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि 1837 में जो है किसने खोज की भाब्रू शिलालेख की? तो कैप्टन बर्ड ने की, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं? बुद्ध धम्म संघ। इसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया। या 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 डैश शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? तो ये कैप्टन बर्ड ने खोजा है। दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, है ना। नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा कि मैं इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ और साथ के साथ याद कराते हुए चल रही हूँ, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कल इसका अगला वीडियो लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, है ना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। जो भी RAS, वीडियो, पटवारी, SI, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करना, है ना, उनको भी फ़ायदा हो दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना।
चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।